तो अब हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत की बुक को। और लक्ष्मीकांत की एक सीरीज़ जो है वो चलेगी, तो उसमें हम डेली जो है वो चैप्टर्स अपलोड करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लक्ष्मीकांत के बुक के जो हम अपलोड करेंगे पॉलिटी के लिए, जो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीएससी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद करेंगे। सो हम पहले चैप्टर की बात करते हैं लक्ष्मीकांत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो ब्रिटिश वगैरह ने किस तरीके से मतलब कवर अप करना, कंट्रोल करना, किस तरीके से कैसे शुरू किया, उनका एक्चुअली एम क्या था इंडिया में आने का, और कैसे वो कंट्रोल जो है वो करती चली गई। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आई थी एज मतलब इन 1600 1600 में जो है वो एक ट्रेडर के तौर पर इंडिया में आई थी। ब्रिटिश का जब स्टार्टिंग में आई थी, उनका एक्चुअली मतलब मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे कंट्रोल करना है, लोगों के ऊपर रूल करना है, इस तरीके से कुछ नहीं था। एज ए ट्रेडर के तौर पर वो 1600 तक आई थी, और उसके बाद एज इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया के रूप में वो 1600 में आई थी कंपनी। और उसके बाद उनके द्वारा जो जैसे कोई भी जैसे कहाँ पे, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में वो काम कर ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे वो जो ब्रिटेन है वो साइड पड़ता है और इंडिया उनके ईस्टर्न तरफ पड़ती है, जैसे कहा जाता है उसको ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो उसको कहा जाता है, कि जैसे ईस्ट की तरफ पड़ने की वजह से उसको कहा जाता है ईस्ट इंडियन कंपनी, उसको कहा जा रहा है। ठीक है, सो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, उनको एक चार्टर जो है वो ग्रांट हुआ था ईस्ट इंडियन कंपनी को। सिर्फ उसी कंपनी को एक चार्टर मिला था जिससे कि उसके ऊपर ये राइट था कि वो इंडिया में जाके जो है वो ट्रेड कर सकती है उनके नाम पर, मतलब उसके जैसे कि कोई भी एक कंट्री है उनके नाम पर, जैसे कंट्री कि वहाँ पे कि उस जगह की एक कंट्री है। ठीक है, तो उस वजह से सो इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन। अब उसके बाद 1765 तक तो वो एक ट्रेडिंग फंक्शन की तरह ही काम करती, एक प्योरली की एक ट्रेडर है उसकी तरह से काम करती। लेकिन उसको फिर उसके बाद उसको मिल जाता है दीवानी किससे मिलता है उसको? द राइट ओवर द रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस किसके द्वारा दिया जाता है? मुगल एम्परर शाह आलम के द्वारा, जो कि उनको दीवानी देता है टू कंपनी टू आफ्टर इन विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। उसके बाद जो है इनकी जैसे ये ब्रिटिशर्स और ये जो मतलब ये जो है शाह आलम जो है, इनकी क्या हुई थी 1764 में क्या हुआ था कि जैसे इनके बीच में जो है विक्ट्री हुई थी इनकी, जो शाह आलम है तो इनके द्वारा जो है वो दीवानी उनको दी गई थी। मुगल एम्परर जो शाह आलम है उनको, उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को दीवानी दी गई 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। सो दीवानी जो राइट है किस के ऊपर दिया गया था? ओवर रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। दिस स्टार्टेड करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। अब उनके बाद वो सिर्फ एक ट्रेडिंग पावर की तरह काम करती है, जैसे ट्रेडिंग करना। अब उसके बाद जब उनको दीवानी मिली तो उन्होंने एज अ टेरिटोरियल पावर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन दिस पर्पस इन 1946। ये आगे की चीज़ें हैं। सो हम आगे पढ़ते हैं इसमें एक्सप्लेन। सो इसमें यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन क्या, अब इसमें हम कंपनी के बारे में देखें कि कंपनी रूल कब से कब तक था। उसके बाद क्राउन रूल जो है वो कब से कब तक आया। तो कंपनी रूल था वो 1773 से लेकर 1858 तक था, और उसके बाद जो क्राउन रूल था वो 1858 से लेकर 1947 तक पड़ा था। तो कंपनी रूल के बारे में बात करते हैं, जिसमें कंपनी के रूल के मतलब जिसमें कंपनी जो है, अभी क्या हुआ था कि जैसे ब्रिटिश थे वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा साइन कराकर लेकर आई थी एज ए ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एंड इट इज ओनली वन जो सिर्फ एक ही ब्रिटिश की जो कंपनी तो जो इस तरीके से चार्टर लेके मतलब इंडिया में जो पहली बार जो इस तरीके से आई थी कंपनी जो है वहाँ से ब्रिटिश से इस तरीके से यूरोपियन कंपनी जो थी वो ऐसे आई थी, इंडिया में आई थी। ठीक है, सो एक ही कंपनी को जो इस तरीके से चार्टर मिलके वहाँ से वो आई थी। सो कंपनी का रूल हुआ था 1773 से लेके 1858। अब उसके बाद हम उसको क्राउन रूल क्या कहते हैं? क्राउन रूल वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ एक कंपनी का रूल पहले चल रहा था, उसके बाद बाकी वो चीज़ें जो सिर्फ पहले कंपनी के हाथ में थी वो सारी उनसे छीन के फिर क्राउन के हाथ में चली जाती है। ठीक है, वो कब से हुआ था? 1858 से लेकर 1947 तक। सो कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी रूल के बारे में। सो कंपनी रूल जो कि हमारा 1773 से लेकर 1858 तक था, उसका पहला एक्ट आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एंड इट वाज फर्स्ट स्टेप बाय द
टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब पहले जो कंपनी एक्चुअली नॉर्मल ऐसी मतलब अपने फंक्शन जो है वो कर रही थी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का ऐसे कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट का क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेप था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू किया कंपनीज के अफेयर्स को। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, एंड इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। से पहली बार बताया था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है कंपनी। सो इस फीचर्स के, इस एक्ट के फीचर्स को देखेंगे। जो जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल को, उसको एक मतलब डेजिग्नेट क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई, और जो इसी तरीके से चुने गए जो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल रहे थे। And it made the governor of Bengal and Madras presidency as a subordinate to governor general of Bengal। अब जो गवर्नर जनरल थे, वहाँ के जो गवर्नर थे बंगाल और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट मतलब छोटा किसके सामने बना दिया गया, छोटा उनको बंगाल के सामने बना दिया। एंड उसके बाद इट प्रोवाइड, थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। 1774 में इसमें अंडर द रेगुलेटिंग आउट ऑफ 1773, तो 1774 में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जिसमें सिर्फ 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस थे। एंड फोर्थ पॉइंट, इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग टू एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट टू द ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। मतलब ये है कि जो कंपनी थी, जो प्रॉफिट, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको इंगेज मतलब मना किया गया कि किसी भी तरीके के और भी प्राइवेट ट्रेड में वो इंगेज नहीं होंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। एंड टू इट इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये उन एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए बनाई गई थी जिसमें जैसे किसी भी तरीके की रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में किसी भी तरीके की गड़बड़ हो गई तो उसके बाद आपका अमेंडिंग एक्ट आया था 1781। नाउ हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ बात करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में इसने जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे उसको अलग करना स्टार्ट कर दिया कि जो पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन क्या होंगे, ये अलग अलग जो है वो कंपनी के होंगे। और उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो मैनेज करेगा कमर्शियल अफेयर को। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि कमर्शियल अफेयर्स को मेंटेन कंट्रोल करेगा। और एक नई बॉडी क्रिएट की गई जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को। एंड इसके बाद इस्टेब्लिश किया एक इसी तरीके से जैसे कि एक अलग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, एक नई बॉडी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसी को कहता है डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। एंड इसने एम्पावर किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि सुपरवाइज करे ऑल डायरेक्ट ऑपरेशन टू द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको क्या करे, सुपरवाइज करे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है वो एम्पावर जो है इसी प्रकार से किया गया था। देन हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। Now, next act of 1786, Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal. Now, अब जब 1786 का एक्ट आया तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे। एंड ही प्लेस टू डिमांड टू एक्सेप्ट द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के कुछ फीचर्स थे। इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल एंड ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी। जो गवर्नर की जो पावर्स थी इसमें क्या है, उनकी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। एंड गवर्नर जनरल मोर पावरफुल एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। मतलब इनकी पावर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में जो है वो की गई। एंड जो ट्रेड मोनोपोलीज थी, जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोलीज थी वो और भी 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। जो ट्रेड मोनोपोलीज थी जिनको जो उनको 20 साल के लिए मिली हुई थी उनकी ट्रेड मोनोपोलीज को और भी 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एंड इट प्रोवाइड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट to be a member of the Governor General Council unless was also appointed, and it laid down the members of Board of Control and their staff then service to pay to the Indian revenues.
इट लेड डाउन कि जो मेंबर्स होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एंड देयर स्टाफ्स के हैंड्स टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, जो इंडियंस के थ्रू जो कोई रेवेन्यू जो वहाँ से जनरेट होगा ये भी उनके मेंबर्स जो हैं उसमें से भी उनको पेड किया जाएगा। देन नेक्स्ट एक्ट, चार्टर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 का चार्टर एक्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आ जाता है एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ट्रेड मोनोपोली थी जो कंपनी की थी, जिसको हमने पिछले एक्ट में पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, तो उस ट्रेड मोनोपोली की उसको एबोलिश कर दिया गया। सब ब्रिटिश इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू द ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। अब सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो है वो चार्टर दिया गया, लेकिन अब क्या हुआ कि जितने भी जो इंडियन ट्रेड को अब उनके जितने भी मर्चेंट्स थे सभी के लिए ओपन कर दिया गया वहाँ से। एंड इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंट्री ओवर द ट्रेड इन द ट्री एंड ट्रेड विद द चाइना। अब जो कंपनी की मोनोपोली थी, जो कि कंपनी की मोनोपोली सिर्फ सभी चीज़ों पे थी, वहाँ से उन सब चीज़ों से हटा के उसकी कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को सिर्फ टी और जो ट्रेड विद द चाइना सिर्फ वहाँ तक रहने दिया। उसके बाद जो इट अलाउड द क्रिश्चियन बिजनेस टू कम टू इंडिया। अब इस समय क्या हुआ कि जो रिलीजन है वो सब चीज़ों को मतलब चेंजेस कराना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज कराना, उसको भी चेंज कराने की चीज़ें जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में स्टार्ट कर दिया गया। और वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड करने शुरू कर दिया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंडियन एजुकेशन में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इस तरीके की बातें जो है वो की जाने लगी। सो इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ द पीपल and provide for the spread of Western education, and it authorized the local government in India to impose taxes on person। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको ऑथोराइज किया गया कि वो किसके ऊपर, जो लोगों के ऊपर टैक्सेस जो है इम्पोज करेगी, और जो पर्सन जो टैक्सेस नहीं पे करेंगे उसको पनिश करने का भी उनको जो है वो राइट दे दिया गया। सो अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इसमें हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे, जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड अब जो पहले इसी तरीके से गवर्नर जनरल चुने गए थे वो थे जो फर्स्ट थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो पहले गवर्नर जनरल थे। एंड इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, एंड द गवर्नर ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब उनको जो पावर्स थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, जो उनको डिप्राइव्ड कर दिया गया, जो उनके पास पावर थी गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास की टू फॉर देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। एंड जो गवर्नर जनरल थी इंडिया की, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और कहा जाने लगा कि इससे पहले, इस एक्ट से पहले जितने भी चेंजेस वगैरह किए गए, जितने भी एक्ट आए उनको क्या कहा जाएगा, रेगुलेशन। और इसके बाद जितने भी चेंजेस वगैरह किए जाएंगे, जो लॉज बनाया जाएगा, उसको कहा जाने लगा एक्ट। Then third point, it ended the activities of East India Company as a commercial body which became a purely administrative body। अब जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक कमर्शियल बॉडी की तरह काम कर रही थी, अब उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो बना दिया गया। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिशन जो है वो ओपन कर दिया गया। एंड ये कहा गया कि जो इंडियन शुड नॉट बी डिबेट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द, जो कंपनी जो इंडियंस है उसको इस तरीके की जो पोस्टिंग्स वगैरह है वो नहीं दी जाएगी। जो हाई पोस्टेड है उनको इंडियंस के लिए रोक जो है वो लगाएगी, जो काफ़ी अच्छी पोस्टेज होती थी। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में बात करते हैं। अब इस एक्ट के बाद, जो इस चार्टर के बाद जो कंपनी का रूल था वो अबोलिश होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से कंपनी का रूल जो है वो अबोलिश होना शुरू हो जाएगा। और क्राउन को ऐसा लगेगा कि कंपनी के हाथ में अब ये नहीं है कि वो इस तरीके से कंट्रोल जो है वो कर पाए और मॉनिटरी कर पाए, और अगर कंपनी का ही रूल रहने दिया तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी सारी चीज़ें अपने अंडर में ले लेती है। तो हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। सो दिस एक्ट वॉज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो थे उसकी लास्ट सीरीज है। अब इसमें क्या किया गया, इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे उसके फंक्शंस को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, उनको अलग कर दिया गया। और ओपन कॉम्पिटिशन जो है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज एंड थ्रो ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। अब इसमें इंडियंस के लिए भी जो है द कन्वेंट
इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज, मतलब जो हाई प्रोफाइल सिविल सर्विसेज होती हैं वो सभी के लिए ओपन कर दी गई, इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई। एंड अकॉर्डिंग टू द मैकॉलेज कमेटी, जो मैकॉलेज कमेटी उसके द्वारा, जो कि अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसके लिए जो कौन सी कमेटी जो थी जिसके उस टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी वो थी मैकॉलेज कमेटी, एंड जो कि अपॉइंट की गई थी 1854 में, और कंपनी के रूल को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। एंड इट अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन ट्रस्टीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, एंड इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टार्ट किया गया। एंड ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एंड 4 जो 6 नए मेंबर्स थे, और द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे उसमें से जो 4 मेंबर्स थे वो अपॉइंट हुए थे लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल और गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। उसके बाद हमारा ये जो कंपनी रूल था ये क्या हो जाता है 1853 के एक्ट के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्राउन रूल। अब क्राउन रूल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। 1857 की क्या हो जाती है, एक वॉर हो जाती है जिसको कहा जाता है स्पोय म्यूटिनी। स्पोय म्यूटिनी जो है इसको कहा जा रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, इसको एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट लोगों ने कहा कि स्पोय म्यूटिनी है, जो मतलब इस तरीके से लोगों के बीच में सैनिकों का जो भड़काव इस तरीके से हो जा रहा है, लेकिन इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कहा जाता है। पहली लड़ाई जो कि लोगों के द्वारा लड़ी गई इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है 1857। एंड द एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड अबॉलिश द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ट्राइटेज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसने जो अबॉलिश कर दी टोटल पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जितनी भी चीज़ों पर उसके मौलों पे थी सबको अबॉलिश कर दिया गया। अब जितनी भी सारी पावर्स थी वो किसके हाथ में आ जाती है, सारी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाती हैं। स्पोय म्यूटिनी जो कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि लोगों के द्वारा लड़ी गई थी, जो लोगों का, इसका एकमात्र कोई इस तरीके से कोई कारण नहीं कह सकते कि जो पहली वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी कुछ इस तरीके से एक रीज़न हुआ था जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुआ था, नहीं। उसके काफ़ी सारे रीज़न जो थे जिसकी वजह से जो वॉर थी वो क्रिएट हुई थी। काफ़ी छोटी सी चीज़ें लोगों के मन में कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो था काफ़ी गुस्सा, जो क्रोध जो है भरा हुआ था। धीरे धीरे वो क्रोध जो है वो इकट्ठा होता जा रहा था, और जब एक्चुअली में इस तरीके की एक बात आई जो उसमें ये कहा जाता है कि सिपाही हैं उनको इस तरीके से इक्विपमेंट दिए जाते थे जिससे उनका जो धर्म में परिवर्तन हो, तो वो एक बड़ा जो है इस तरीके से एक वॉर जो है वो क्रिएट हो गई। एक जो पहली वॉर जो है लोगों के मन में जो भड़काव था वो उभर निकलना शुरू हुआ कि भाई हमारे धर्म को जो है वो परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। तो जिस जगह पे जहाँ पर भी लोगों के मन में उन सरकार के खिलाफ जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उमड़ कर बाहर आने लगी, ठीक है। तो कोई एकमात्र रीज़न इसके पीछे नहीं था वॉर के पीछे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ 1857। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे। जो ब्रिटिश सरकार जो इतना लोगों के साथ अत्याचार कर रही थी वो सब लोगों के मन में जमा इकट्ठा होता जा रहा था, वो कि सारा 1857 में जो निकल कर आया। और 1857 के रिवोल्ट के वॉर के बाद लोगों को ये पता चला, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बाद लोगों को पता चला कि हमारे अंदर शक्ति है और हमारे अंदर पावर्स है कि हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ कोशिश करें तो हम इंडिपेंडेंस जो है वो पा सकते हैं और ब्रिटिश को जो है यहाँ से भगा सकते हैं। ये लोगों को अपनी पावर जो पहली बार रियलाइज हुई थी कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में बात करते हैं। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके कुछ फीचर्स हैं। डेट प्रोवाइडेड द इंडिया हैंसफोर्थ वाज टू बी गवर्नड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी एंड इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ वॉइस ऑफ इंडिया। अब इसमें जो इस एक्ट में जो था क्राउन रूल अब स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारा 1858 से लेकर 1947 चलेगा। तो इसमें जो पहला एक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 था, जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 के बाद था। तो इसमें जो वॉइस रहे थे, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी इनके पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया। अब जो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, एंड
जो डबल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम था जिसमें हमने वो चीज़ें पढ़ी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरीके से चीज़ें थी, वो डबल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम था, उसको अबोलिश कर दिया गया एंड एक नया ऑफिस जो बनाया गया जिसको कहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक नई बॉडी ऑफिस बनाया गया जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया एंड एक स्टेब्लिश किया गया 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। काउंसिल वाज द एडवाइजरी बॉडी, एक नई 15 मेंबर काउंसिल ऑफ वो बॉडी एक क्रिएट की गई इसमें। Then, the Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by the which the Indian government want to supervise and control in England। अब ये 1858 का जो एक्ट है इसको कहा जा रहा है कि एक लार्जली कन्फाइंड था जिसमें इम्प्रूवमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में उसमें इम्प्रूवमेंट जो किया गया। तो बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो क्या है? इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट दस प्रोवाइड द वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब इसमें कहा गया कि इसमें जो वाइसराइज है उसको ये कहा गया कि जो वाइसराइज प्रोवाइड द वाइसराइज को नॉमिनेट करना चाहिए कुछ इंडियंस ऑफिशियल्स को, इंडियंस लोगों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। एंड 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम पे वाइसराय थे उन्होंने नॉमिनेट किए 3 लोगों को, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहली बार 3 लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया जो कि इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा नाम है, जिसमें है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सन दिनकर राव। उनको अपॉइंट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार उनको अपॉइंट किया गया।